हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। प्री स्ट्रेस का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ लॉसेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। लॉसेस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके बताएंगे जो पेपर में आता है। जैसे सबसे पहली लाइन कि जो प्री टेंशन होता है वहाँ लॉस ज़्यादा होता है। प्री टेंशन में लॉस ज़्यादा होता है, पोस्ट टेंशन के मुकाबले प्री टेंशन में लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको रटने के लिए ये भी याद कर सकते हैं कि हमने पहले ही लेक्चर में बोला था कि पोस्ट टेंशन में जो कंक्रीट ग्रेड हो रही है वो M30 है और प्री टेंशन में M40 है। ठीक है, प्री टेंशन में कंक्रीट की ग्रेड है M40। तो इससे आप समझिए कि जहाँ एक मैं इसको ऐसे ही याद रखा हूँ, आप चाहे जैसे याद रखो। ठीक है, जो जैसे आता है जो मैंने इसको ऐसे याद रखा है क्योंकि मैं भूल जाता था हमेशा। रटने के लिए याद रखा है कि हम लोग कहावत सुनते हैं, जो पहले आएगा वो पाएगा, कि पहले आओ पहले पाओ। तो प्री वाले पहले आ जाते हैं तो उनके पास पैसा बहुत आ जाता है, और जिनके पास पैसा बहुत आ जाता है उसके यहाँ चोरी होगी, उसके यहाँ लॉस ज़्यादा होगा। जो धनवान है उसके यहाँ ज़्यादा लॉस, जो गरीब है उसके पास से क्या ही कोई आदमी चुरा के ले जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि प्री टेंशन इसमें कंक्रीट ग्रेडिंग ज़्यादा थी, M40 थी, तो ये ज़्यादा अमीर हैं, इनके पास स्ट्रेस ज़्यादा है, तो लॉस भी इन्हीं के पास से ज़्यादा होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी रीज़न, असली रीज़न और भी कुछ अलग है, वो हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉस। शुरुआत में ही सबसे पहला चीज़ है कि प्री टेंशन में लॉस ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पोस्ट टेंशन। और इसका मेन जो बाकी रटने वाला अलग, मेन जो कॉज है वो है इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्योंकि इलास्टिक शॉर्टनिंग पोस्ट टेंशन में नहीं होती है, प्री टेंशन में होती है। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। लॉसेस कई रीज़न से हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। लॉसेस को दो पार्ट में बांटा गया, इमीडिएट लॉसेस, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। इमीडिएट लॉसेस क्या, जो तुरंत हो रहे हैं, जैसे फोर्स लगने की वजह से तुरंत इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शनल लॉस एंड लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। और टाइम डिपेंडेंट लॉस क्या है, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, लॉस ड्यू टू क्रीप एंड लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन, क्रीप ऑफ स्टील, क्रीप ऑफ कंक्रीट एंड क्रीप ऑफ स्टील। ठीक है, इसीलिए हम लोग याद करिए, मैंने वहाँ पे लिखा था कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इस्तेमाल करने का दूसरा रीज़न ये भी है कि श्रिंकेज और क्रीप को वो घटाएगा। ठीक है, आगे बात करूँ तो लॉसेस, टाइप्स ऑफ लॉसेस। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एसएससी मेंस में धाए से उठा के रख देगा, एकदम एग्जैक्ट यही लाइन रख देगा कि क्या क्या टाइम डिपेंडेंट लॉसेस में से, इनमें से कौन सी चीज़ें टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं, या इनमें से कौन सी चीज़ टाइम डिपेंडेंट लॉस नहीं है। तो 3 ये लिख देगा, 1 ये लिख देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लॉसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री स्ट्रेस, फॉर एसएससी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लॉसेस की बात करूँ मैं, टाइप्स ऑफ लॉसेस की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने 6 लॉसेस देखे थे अभी, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट, या इमीडिएट लॉसेस एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। तो देखिए, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन में सबसे पहले इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट प्री टेंशन में हमेशा होती है, पोस्ट टेंशन में नहीं होती है। अगर सारे रेनफोर्समेंट को एक साथ खींचा जाए, एक साथ उसको टेंशनिंग दी जाए, तो पोस्ट टेंशन में नहीं होती है, लेकिन अगर बारी बारी खींचा जाएगा तो होगी। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्री टेंशन में हमेशा, इलास्टिक शॉर्टनिंग में सबसे ज़्यादा लॉस होता है और ये प्री टेंशन में हमेशा होता है। पोस्ट टेंशन में हमेशा नहीं होता है। ये कब होता है, जब क्या कहते हैं, टेंडेंस मतलब रेनफोर्समेंट को बारी बारी खींचा जाए, एक के बाद एक के बाद एक, तब ये लॉस होता है। अदरवाइज अगर सबको एक साथ खींचेंगे मतलब टेंशन देंगे तो नहीं होगा। फ्रिक्शनल लॉस प्री टेंशन में नहीं होता है, पोस्ट में होता है। एंकरेज स्लिप प्री टेंशन में नहीं होता है, पोस्ट में होता है। पोस्ट में लगभग सब होता है, बस यही नहीं होता था। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट दोनों में, क्रीप दोनों में, एंड रिलेक्शन ऑफ टेंडेंस दोनों में। तो अब एक बार इसको बहुत जरूरी है रटना, क्योंकि ये बस पूछेगा कि आउट ऑफ दीज लॉसेज विच वन लॉस इज नॉट हैपेंड इन द प्री टेंशन या नॉट हैपेंड इन द पोस्ट टेंशन, तो आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जो इमीडिएट लॉसेस थे, इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शनल लॉस,
एंड लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, इन्हीं में ही लोचा है। बाकी जो टाइम डिपेंडेंट लॉसेज हैं, श्रिंकेज, क्रीप, श्रिंकेज इन कंक्रीट, क्रीप इन कंक्रीट एंड क्रीप इन स्टील, ये सब में हो रहे हैं, दोनों में हो रहे हैं, ठीक है। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग प्री टेंशन में हमेशा होती है, ठीक है, प्री टेंशन में हमेशा होती है, और पोस्ट टेंशन में डिपेंड करता है, मूड है उसका कि टेंडेंस को एक साथ खींचा गया है तो होगी, नहीं खींचा गया है तो नहीं, अरे एक साथ खींचा गया है तो नहीं होगी, नहीं खींचा गया है तो होगी। फ्रिक्शनल लॉस प्री टेंशन में नहीं होगा, एंकरेज स्लिप प्री टेंशन में नहीं होगा, पोस्ट टेंशन में दोनों होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, ओके। बाकी आपको अगर आपका कोई एक तरीका अलग है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे याद कर लेंगे कि टाइम डिपेंडेंट तो दोनों में हो रहा है, बचे हुए जैसे टाइम डिपेंडेंट के अलावा जो हैं वो, उसमें 3 में से बस इलास्टिक शॉर्टनिंग प्री टेंशन में हो रहा है, बाकी दोनों नहीं हो रहे हैं, और पोस्ट टेंशन में इलास्टिक शॉर्टनिंग में ही केस है, बाकी दोनों तो हो रहे हैं ऐसे। तो चलिए बारी बारी शुरू करते हैं। सबसे पहला है लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट। ये क्या है? व्हेन द टेंडन्स आर कट, द प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेज इन ट्रांसफर्ड to the member, the concrete undergoes immediate shortening by pre-stress. The tendons also shortens by some amount which leads to loss of the pre-stress. ये याद करिए, हम स्टार्टिंग में जब हम बता रहे थे कि क्यों हमको हाई यील्ड स्ट्रेंथ की, हाई स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे यही था कि तुरंत क्या कहते हैं लगने की वजह से लेंथ में डिक्रीज़ हो रही थी, टेंडेंस की लेंथ में डिक्रीज़ हो रही थी, उसी डिक्रीज़ की वजह से लॉस हो रहा था, और लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर के हिसाब से लॉस हो रहा था। तो उस वजह से क्या कहते हैं हम लोग इसको देते हैं, इस लॉस को कंसिडर करते हैं। तो अब देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए कि अगर टेंडेंस सेंट्रली प्रोड्यूस सेंट्रली रखे गए हैं तो उसमें जो लॉस होगा ई सी इक्वल टू एफ सी अपॉन ई सी, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करें कि एक बार स्ट्रेन निकल गया तो यही स्ट्रेन टेंडेंस में भी होगा, क्योंकि हमारे आपको पता होगा बेसिक आरसीसी कंसेप्ट, नहीं पता है तो जब आरसीसी हम लोग ढंग से उसकी प्लेलिस्ट करेंगे तो बता देंगे कि ढंग से काम करने के लिए जो यहाँ पे कंक्रीट में स्ट्रेन है और जो उसके जॉइंट वाले स्टील में स्ट्रेन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो। तो स्ट्रेन ईसी आ गया कंक्रीट में, ईसी स्ट्रेन आ गया, ईसी इक्वल टू एफ सी अपॉन ई सी, और स्ट्रेन ईसी आ गया तो लॉस इन स्ट्रेस कितना होगा? वही टेंडन के बराबर वही होगा, लॉस इन स्ट्रेस होगा ई टेंडन इंटू ई एस, ई टेंडन इंटू ई एस इंटू ई सी हो जाएगा, ई एस इंटू ई सी की वैल्यू एफ सी अपॉन ई सी, तो एफ सी वैसे ही रख दीजिए, ई एस अपॉन ई सी हो जाएगा, और ई एस अपॉन ई सी को हम लोग बोलते हैं एम, तो ये हो जाएगा एम एफ सी। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि स्ट्रेन सबसे पहले कंक्रीट में कितना आया? ई सी इक्वल टू एफ सी अपॉन ई सी। एफ सी क्या है? एफ सी उस पॉइंट का कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, एफ सी अपॉन ई सी, एफ सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फिर स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी के लिए कि चेंज इन टेंडन इक्वल टू चेंज इन स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द सेम लेवल ऑफ द टेंडन्स, ई सी इक्वल टू ई टेंडन होना चाहिए, तो वहाँ पे ई टेंडन इंटू ई एस हमारा लॉस इन स्ट्रेस है, तो ई टेंडन की जगह हम ई सी लिख दिए क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ई एस इंटू ई सी, एफ सी अपॉन ई सी इंटू ई एस, तो एम इक्वल टू हो गया हमारा ई एस अपॉन ई सी, तो लॉस इन स्ट्रेस हो गया एम इंटू एफ सी, तो लॉस इन स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग दैट इज एम इंटू एफ सी, ये हो गया। और वेयर एफ सी उस पॉइंट का स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट दैट लेवल ऑफ द टेंडन। तो इसेंट्रिक कंडीशन के लिए एफ सी की वैल्यू क्या है? क्योंकि हम लोग यहाँ लोड को तो अभी काउंट कर नहीं रहे, तो इसेंट्रिक कंडीशन के लिए एफ सी की वैल्यू हो जाएगी केवल डायरेक्ट स्ट्रेस पी बाई ए। क्यों? क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो जीरो हो गई, सेंट्रली प्लेस्ड है हमारा टेंडन, तो इसेंट्रिसिटी जीरो हो गई, तो पी ई अपॉन आई वाला टर्म भी जीरो हो गया, लोड है नहीं तो एम एक्स अपॉन आई वाला टर्म भी जीरो हो गया, तो बचा क्या? पी बाई ए। मान लो इसेंट्रिक होता, जैसे इसमें है इसेंट्रिक होता, तब यहाँ का एफ सी लेते, यहाँ की एफ सी और बाकी फॉर्मूला सेम रहता है, एम एफ सी ही आता है, ठीक है। तो यहाँ की एफ सी निकालने के लिए पी बाई
प्लस पी ई अपॉन आई इंटू ई, ठीक है, ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर टेंडेंस प्लेस ऐसे हैं, वेरिंग डेप्थ है, वेरिंग इसेंट्रिसिटी है, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, तो एवरेज लेंगे। कैसे? यहाँ का एवरेज लेंगे, FC1 निकालेंगे, यहाँ FC2 निकालेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे, तो वो FC के बराबर होगा। ये बस अलग अलग केस है, ठीक है। तो यहाँ पे FC इक्वल टू FC1 प्लस FC2 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैराबोलिक टेंडेंस के लिए भी देख लीजिए, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन देख लीजिए कि पैराबोलिक टेंडन है तो यहाँ FC1 निकालेंगे, यहाँ FC2 निकालेंगे, और ये फॉर्मूला है FC का, FC इक्वल टू FC1 प्लस 2/3 ऑफ FC2 माइनस FC1, ये याद कर लीजिए। अब दूसरे लॉस पे आते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस में क्या है, देखिए हमारे टेंडेंस के अलॉन्ग एक फ्रिक्शन लगेगा इस पर, जब इसको खींचा जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग फ्रिक्शन लॉस कर रहे हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे दो केस आते हैं, जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, जैकिंग फ्रॉम वन एंड, जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स एंड जैकिंग फ्रॉम वन एंड, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ देखिए, ये एक इक्वेशन मिलता है हमको Px का, कि किसी एक पोजीशन पे शेयर फोर्स जो आ रहा है या लोड फ्रिक्शन की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है Px, वो क्या होता है, P0 E की पावर माइनस म्यू अल्फ़ा प्लस KX, माइनस ब्रैकेट में म्यू अल्फ़ा प्लस KX। अल्फ़ा जो है कर्वेचर, ये वाला जो पोर्शन है वो कर्वेचर इफेक्ट दिखा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो लेंथ इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसका हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं। मैथमेटिक्स लगाने के बाद ये आता है 1 माइनस म्यू अल्फ़ा प्लस KX, बाकी टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है Px इक्वल टू P0 1 माइनस म्यू अल्फ़ा प्लस KX। तो लॉस इन प्री स्ट्रेस कितना हो जाएगा, P0 लग रहा था तो P0 माइनस PX, तो ये P0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, P0 इंटू म्यू अल्फ़ा प्लस KX, वेयर म्यू अल्फ़ा जो है क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियंस है थ्रू विच टेंजेंट टू द केबल प्रोफाइल हैज़ टर्न बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, K है वॉबलिंग करेक्शन फैक्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू लाइज करती है 15 इंटू 10⁻⁻4 पर मीटर से 50 इंटू 10⁻⁴ पर मीटर तक, ठीक है, ऐसे करके निकलता है। तो लॉस ये याद कर लीजिए फॉर्मूला, P0 इंटू यू अल्फ़ा प्लस KX, वेयर अल्फ़ा ये पूछता है बहुत ज़्यादा कि अल्फ़ा की वैल्यू 8H अपॉन L फॉर जैकिंग फ्रॉम वन एंड एंड 4H अपॉन L फ्रॉम जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। और इस केस में x की वैल्यू L होगी जैकिंग फ्रॉम वन एंड में, और बोथ एंड में x की वैल्यू L/2। अब तीसरा लॉस है एंकरेज स्लिप। मान लीजिए एंकर जो लगा है वो लोड लगाते हुए हल्का सा स्लिप कर जाए, अंदर चला जाए, तो डिफ्लेक्शन दे दिया डेल्टा L का, तो इसको बोलते हैं एंकरेज स्लिप। ये जो डिफ्लेक्शन आया इसको स्ट्रेन में बदलेंगे तो L0 से डिवाइड कर दिए, वो स्ट्रेन आ गया, इंटू ES कर दिए, वो लॉस इन स्ट्रेस आ गया, तो ये एंकरेज स्लिप का लॉस हो गया। अब आता है टाइम डिपेंडेंट वाले, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग क्रीप स्ट्रेन निकालेंगे पहले, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट में क्रीप स्ट्रेन निकालेंगे। क्रीप स्ट्रेन क्या होता है, पहले क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। तो इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट की मदद से हम लोग क्रीप स्ट्रेन निकाल लेंगे। क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या आएगा, 5 इंटू इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, तो 5 इंटू FC अपॉन EC, इलास्टिक स्ट्रेन तो यही होगा, स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 5 की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, 7 दिन के लिए क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2.2, 28 डेज के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1। यहाँ से 5 की वैल्यू मिल जाएगी, FC अपॉन EC मिल जाएगा, फिर हमारा स्ट्रेन मिल जाएगा हमको क्रीप स्ट्रेन, और उसमें ES से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ES से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू M इंटू FC। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग वाला जो था उसमें बस 5 से मल्टीप्लाई ही हो रहा है, एक तरह से समझ लीजिए, बाकी चीज़ें सेम है। तो 5 इंटू लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो फॉर प्री टेंशन 1 सुटेबल चेंज फॉर पोस्ट टेंशन, लॉस इन स्ट्रेस, ठीक है। ये जो लाइन है ये इसलिए लिखी है कि प्री टेंशन में तो इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है, पोस्ट टेंशन में नहीं होता है, तो एक सुटेबल चेंज यही करना है कि 5 इंटू लॉस इन स्ट्रेस लिखना है वहाँ पे, ना कि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। पांचवा लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, तो यहाँ श्रिंकेज स्ट्रेन इंटू ES। श्रिंकेज स्ट्रेन क्या होता है प्री टेंशन में, हाँ ये भी बहुत पूछा है, ये मैंने एग्जाम्स में देखा है,
या तो मॉक में देखा है टेक्स्ट बुक के, या तो एग्जाम में देखा है, लेकिन देखा है कि प्री टेंशन में 3 × 10⁻⁴ श्रिंकेज स्ट्रेन होता है, पोस्ट टेंशन में 2 × 10⁻⁴ अपॉन log 10 t+2, 2 × 10⁻⁴ अपॉन log 10 t+2, ये होता है पोस्ट टेंशन में, ठीक है, वेयर टी इज द एज ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट, लॉस ड्यू टू स्ट्रेस, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन। रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन मतलब टेंडेंस रिलैक्स कर गई, तो ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 1 से 5% लिया जाता है, जनरली 3% लिया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल प्री टेंशन मेंबर में लॉस ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, और उसका कारण यही था कि इलास्टिक शॉर्टनिंग 3% के करीब होती है इसमें या तो होती है या नहीं होती है, नहीं भी होती भी है तो 1%, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया हमारा लॉसेज इन प्री स्ट्रेस। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा प्री स्ट्रेस बस मैंने इस वजह से शुरू किया था क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा चैनल पे ही कि सर आप ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ाइए, तो उस वजह से मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा, यूज़र नेम कुछ था, तो उस वजह से मैंने क्या कहते हैं पढ़ाया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको देखने की चाह है कि ये हो जाए, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर क्या कहते हैं उसको पढ़ाऊँगा। उस बंदे का कुछ बॉस कॉइन करके शायद नाम था। तो भाई तुम्हारे लिए ये वीडियो हो गई। अब आप लोगों को कुछ और सब्जेक्ट भी अगर ऐसे देखना हो तो आप हमें बताएं, हम उसको भी कराएंगे, उसको भी करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। और एसएससी जेईई में इस बार नंबर फोड़ के लाना है हम लोग को मेंस में, तो तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन जारी रखिए। धन्यवाद।